हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डीसी जनरेट का पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। अब हम डीसी जनरेटर के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने देखा, पहला जो चैप्टर हुआ था उसके अंदर कि जनरेटर क्या करता है और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। लेकिन टाइप्स कुछ इनकम्प्लीट रह गए थे, हम उसी को वापस से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं जो हमारे पास रह गया था। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो पहले पहले वाला वीडियो देख के आइए, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा और आप अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करते रहें, ताकि आपके ये शॉर्ट रूप में तैयार हो जाएंगे और आप आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पे नए हैं तो ये लाइक कर देना है। कुछ टास्क हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट लास्ट सेशन में हमने सीरीज और सीरीज और शंट जनरेटर को कंप्लीट किया है। तो उनके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपकी छाती पे मार के फेंक रहा हूँ, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि डीसी जनरेटर में अपरिवर्तित 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, अपरिवर्तित चाल से चल रहे हैं। यदि लोड धारा बढ़ती है तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो जो लोड धारा बढ़ती है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? घटता है। ये किस जनरेटर की बात कर रहा हूँ मैं? शंट जनरेटर वाली बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फॉर्मूला हमने लिखाना भूल गए थे उसमें, तो आप याद रखेंगे। उसके अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि शंट में होता क्या है, जैसे ये मेरे पास आर्मेचर है, इधर मेरे पास फील्ड वाइंडिंग लगी होगी, इधर क्या लगा होगा? लोड लगा होगा। ये मेरे से ये किस जनरेटर की बात कर रहा हूँ मैं? शंट की। इसमें ईजी का मान निकालूंगा तो वी अप्लाई वोल्टेज वी प्लस आई ए और आर ए, ठीक है, ये वाला रखेंगे। और साथ में मैंने बताया था कि जो आई ए का मान होगा वो दो डायरेक्शन में डिवाइड होगा, इस साइड में, इस साइड में। तो यहाँ पर ई जी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए याद रखेंगे। इसी पर बेसिक क्वेश्चन आया कि जनरेटर 200 वोल्ट 25 एम्पियर लोड धारा वहन करता है यदि उत्पन्न ईएमएफ 205 वोल्ट का आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात करो। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो देखेंगे कि 205 वोल्ट का हमारे पास उत्पन्न ईएमएफ है, किसमें? जनरेटर में। तो ये उत्पन्न ईएमएफ हमने यहाँ लिख लिया ईजी की जगह। और 200 वोल्ट 25 एम्पियर, जनरेटर का वोल्टेज कितना है? 200, तो 200 वोल्ट लिख लिया। 25 एम्पियर हमें करंट दे रखा है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस पूछा, तो हमने आर ए की जगह आर ए जी लिखे। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कितने हो जाएंगे? 205 में से 200 गए तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे और 5 से 25 का भाग लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आर ए का मान कितना आ जाएगा? 0.2 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमने तीसरा टाइप जो कंप्लीट किया था वो था कंपाउंड जनरेटर। अब इसके अंदर भी 2 मुख्य प्रकार के जनरेटर होते हैं। एक तो होता है हमारे पास शॉर्ट शंट और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग शंट। अब देखिए एग्जाम्स के अंदर मैं इसकी थ्योरी तो लिखाऊंगा नहीं ज़्यादा, लेकिन ये आपको खुद को ही समझना है। क्या समझना है? देखिए क्या लिखा है मैं आर्मी, इसको खुद की आपको परिभाषा बनानी है। कैसे बनाएंगे आप? देखिए ये मेरे पास क्या है? सीरीज बाइंडिंग है और इसके साथ क्या है हमारे पास? आर्मेचर लगा हुआ है इसी के सीरीज में। लेकिन यहाँ से पैरेलल पाथ में क्या होगा? हमारे पास शंट बाइंडिंग होती है। तो यहाँ से क्या जा रहा है हमारे पास? आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या लगी होती है? शंट वाइंडिंग लगी होती है। और लोड के साथ सीरीज क्रम में क्या लगा होता है हमारे पास? श्रेणी वाइंडिंग लगी होती है। तो ये याद रखेंगे इसके लिए। और इसके लिए आई ए का मान 2 डिवाइड में हो रहा है। इधर तक तो शंट वाइंडिंग में हमारे पास करंट जा रहा है और एक लोड की तरफ करंट जा रहा है। तो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एस एस प्लस आई एल हो जाएगा। इंडिविजुअली मैं बात करूँ जनरेटर के अंदर, तो अप्लाइड वोल्टेज भी तो होगा ही, प्लस आई ए आर ए हो जाएगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस और सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, क्योंकि पाथ करंट इसी पाथ में क्या होगी हमारे पास? फ्लो हो जाएगी।
ये हमारे पास हो गया किसके लिए, कंपाउंड जनरेटर का कौन सा ये पार्ट हो गया, शॉर्ट शंट। यहाँ से अगर कनेक्शन निकालेंगे शॉर्ट शंट और यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट। जस्ट इसमें यही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर करंट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा, आई इक्वल टू आई सी। यहाँ मैंने आई इक्वल टू आई सी लिखा है। करंट फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो लोड की तरफ जाएगी, एक शंट वाइंडिंग की तरफ जाएगी। एक शंट वाइंडिंग की तरफ हमने जा रहे हैं, तो आई ए का मान आई एस एच प्लस आई एल, ये हमारे पास करंट आर्मेचर करंट का मान हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वी प्लस आई ए आर ए, तो हमारे पास हो ही जाएगा, और शायद में इस पाथ को फ्लो करेगी करंट, तो आइए आई सीरीज वाइंडिंग का रजिस्टेंस भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। साथ में मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूँ वोल्टेज के अंदर, तो देखिए यहाँ से आई ए और आई एस क्योंकि इक्वल है, तो आई एस की जगह मैं आई ही लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आई ए को दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा जनरेटर में, वी प्लस आई ए ब्रैकेट आर ए प्लस आर एस, ये दोनों को याद रखेंगे जब भी आप इसमें क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट सेशंस में, यदि श्रृंखला कुंडली के आर्मेचर के साथ श्रृंखला कुंडली हमारे पास ये रही, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समांतर है। अब ये शंट कुंडली है, इसको किस में जोड़ दिया, इनके समांतर क्रम में। तो ऐसा संयोजन किस प्रकार के जनरेटर में किया जाता है, तो ऐसा जनरेटर किस में किया जाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में ऐसा किया जाता है। ये पिछली बार इसी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार एलपी में आया था ये। इसके बाद में शॉर्ट शंट के ही कुछ और प्रकार हम देखेंगे, जो दो और प्रकार हम देखेंगे, एक तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और एक कॉम्युलेटिव प्रकार का जनरेटर। चलो सबसे पहले डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जब विपरीत कार्य करेगा डिफरेंशियल, तो आप याद रखेंगे डिफरेंशियल से मतलब विपरीत कार्य करता है, तो इस प्रकार के जनरेटर को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। इसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज भी क्या करता है, तीव्रता से घटता है। जो लोड बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। किस में काम में लिया जाता है, आर्क वेल्डिंग वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। जस्ट इसका रिवर्स जो होता है वो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। ये शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स इसमें एक विपरीत कार्य करते हैं, तो इस एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। इसमें श्रेणी क्षेत्र और शंट क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में जुड़े होते हैं। किसमें यूज होता है, स्ट्रीट लाइट हो गया, रेलवे लेथ मशीन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हो गया, इसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होता है जनरेटर का, क्लासिफिकेशन जो होता है जनरेटर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पूछते हैं बेसिकली वो तो क्लासिफिकेशन से ही हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी चैप्टर हैं, जैसे जहाँ से क्वेश्चंस भी आती हैं और बहुत कम आने के चांसेज है, ज़्यादा चांसेज है कि आप इसमें से ही क्वेश्चंस आ जाएँ और इसमें से ही बन जाएँ। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप होप कि आप सबको याद रख पाएंगे। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, हमने जनरेटर की बात की। जनरेटर में दो टाइप्स मेनली कौन कौन से, एक तो सेल्फ एक्साइटेड और एक सेपरेटली एक्साइटेड, जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जिनका सेपरेटली अलग से फील्ड होता है वो वाला हमने देख लिया। फिर उसके बाद में इनके भी दो टाइप्स हमने देखे थे, शॉर्ट सीरीज शंट और कंपाउंड में भी चार देखे थे हमने। एक तो क्या हमारा शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट, एक डिफरेंशियल और एक कॉम्युलेटिव। डिफरेंशियल किस में काम आता है, प्लेटिंग में। कॉम्युलेटिव किस में काम आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह के अंदर। और सीरीज शंट का तो हमने देख लिया, सीरीज जहाँ पर इसको नो लोड पर नहीं चलाते, इसको लोड के साथ ही काम में लेते हैं, और शंट का हमने देख ही लिया। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास लॉसेज इन डीसी जनरेटर की। कौन कौन से लॉस हमारे डीसी जनरेटर में होते हैं, तो मेनली जो लॉस होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, एक तो कॉपर लॉस होता है, दूसरा हमारे पास आयरन लॉस, और एक मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस कहाँ होते हैं, तो आर्मेचर के
आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में हमारे अगर कॉपर की बनी होती है तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर लॉस होते हैं। आयरन लॉस दो प्रकार के हो सकते हैं, हिस्टैटिक्स लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टैटिक्स लॉस क्या होता है, जब चुंबकीय पदार्थ बार बार में चुंबकित और विचुंबकित होते हैं तो ये स्टैटिक्स लॉस होता है। एडी करंट क्या होती है, भंवरदार आने होते हैं जो आर्मेचर्स में होती है। फिर इसके बाद में इन दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए WH इक्वल टू नीटा BM स्क्वायर 1.6 FV, ये याद रखेंगे। इसके लिए एडी करंट के लिए क्या याद रखेंगे, BM का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। अब ये हो सकता है याद हो जाए, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ये कैसे याद रखेंगे। डबल डी के अंदर डबल डी है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर। जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो एडी करंट के लिए उसका, और स्टैटिक्स लॉस के लिए ये वाला भाग फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा फिर दूसरी प्रकार की जो हमारे पास होता है मैकेनिकल लॉस। ये कब होता है, ये कहाँ होता है, रोटेटिंग पार्ट, मैग्नेट का जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसके अंदर ये लॉस होते हैं। रोटेटिंग पार्ट में लॉस हो जाएगा। कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस दोनों का मिश्रण हमारे पास क्या कहलाता है, मैकेनिकल लॉस कहलाता है। कांस्टेंट लॉस में जैसे हमारे पास कांस्टेंट लॉस में जैसे आयरन हो गया, मैकेनिकल लॉस हो गया, शंट फील्ड लॉस हो गई हमारे पास कांस्टेंट लॉस है। वेरिएबल है जिसमें आर्मेचर लॉस हो गया, सीरीज फील्ड लॉस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल लॉस हो गया। तो मैकेनिकल लॉस इज द कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। ये हमारे पास इस प्रकार के लॉसेज होते हैं किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमने एक टाइप्स को कंप्लीट कर लिया, उसके लॉसेज को कंप्लीट कर लिया। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से थोड़ा सा इसके आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हो गए इसके, वो सब हम जानेंगे। और उसके बाद में थर्ड लेक्चर में आई थिंक ये जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इतना ही रखते हैं हम लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।